जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम जो मंथली मैगजीन है सूजस उसमें पढ़ रहे हैं और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपके एग्जाम के लिए हर पेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो डायरेक्ट आज हम पेज नंबर 47 से शुरू करेंगे। आई रिपीट, पेज नंबर 47, ठीक है। तो इसमें बताया गया आपको एक कैनाल परियोजना है और ये अनास नदी का नाम याद रखेंगे। एक सेकेंड, अनास नदी। तो ये जो ये परियोजना है, ये जो कैनाल की परियोजना है, ये कौन सी नदी में बनाया जा रहा है? अनास नदी। और ये एक कैसा कैनाल है? सिम्फन कैनाल है। सिम्फन कैनाल। अब ये सिम्फन कैनाल क्या होता है, इसको ऐसे समझिएगा कि ये हमेशा एक नीचे से होते हुए जाता है। मतलब जैसे मानते हैं ये रोड है, ये मानते हैं रोड के पिलर्स हैं ये। तो ये जो कैनाल है ये ऐसे रोड से नीचे से होता हुआ जाएगा। इसको आप रोड मान लीजिए ऊपर और नीचे कैनाल। तो ये सिम्फन कैनाल है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और इस कैनाल जो बनाया जाएगा इससे कम से कम 338 जो गांव हैं उनको फायदा पहुंचेगा। कितने गांव को? 338 गांव को फायदा पहुंचेगा। और लगभग 6 जो तहसीलें हैं उनको इससे फायदा मिलने वाला है। वो 6 तहसीलों के नाम आपने याद रखने हैं। एक बार देख लेते हैं। बांसवाड़ा, दूसरी है बागीदौरा, तीसरी है गांगड़ तलाई, चौथी है आनंदपुरी, पांचवी है कुशलगढ़ और आखिरी है जो छठवीं है वो है सज्जनगढ़। तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, जैसे वो कुछ तहसीलों के नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो योजना है, जो कैनाल परियोजना है जो अनास नदी के ऊपर बनाई जा रही है, उसमें कौन कौन से जो हमारे तहसील हैं उनको फायदा मिलेगा, राइट। क्योंकि जब पीसीएस का पेपर होता है तो उससे आपसे इस लेवल में पूछ सकते हैं, ठीक है, जब पीसीएस लेवल का पेपर होता है। तो ये है आपके जो पेज नंबर 47 है उसमें ये जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम वाइज वो है आपका ये कैनाल परियोजना जो कि एक सिम्फन कैनाल है, राइट। अब हम जाएंगे पेज नंबर 48 में। नेक्स्ट पेज में 48 पेज में हमें क्या मिलता है? हमें यहाँ पर एक विकास बोर्ड का गठन के बारे में मिलता है, यानी कि एक विकास बोर्ड का गठन किया जा रहा है। और ये विकास बोर्ड कौन सा है? ये है महारानी अवंतीबाई। एक बार देख लेते हैं। ये है महारानी अवंतीबाई लोधी विकास बोर्ड, ठीक है। और ये सबसे पहले हम देख लेते हैं महारानी अवंतीबाई कौन थी। ये महारानी अवंतीबाई एक वीरांगना थी जिन्होंने जो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें विशेष योगदान दिया था, राइट। ये बात आपने याद रखनी है महारानी अवंतीबाई के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 15 जून को जो हमारे मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अशोक गहलोत जी, वो धौलपुर जिले के बाड़ी में महंगाई राहत कैंप में अपने जो लाभार्थी हैं उनके पास उनसे मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और संवाद करते हैं। और कैंप का अवलोकन के बाद लगभग 226 करोड़, कितना? 226 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करते हैं। यानी कि ये 226 करोड़ जो हैं उन वर्गों को दिया जाएगा जिनको इसकी बहुत ज़रूरत है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या जो जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं उनको इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो 226 करोड़ आपने याद रखना है। और जो महारानी अवंतीबाई लोधी हैं, ये जो किससे संबंधित हैं? इन्होंने 1857 की जो क्रांति थी उसमें अहम भूमिका निभाई थी, राइट। तो ये है आपका पेज नंबर 48 का। अब पेज नंबर 48 में ही हमें एक और डेटा मिलता है जो बात करता है प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान भवन निर्माण हेतु भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री ने कर्नाटका, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, याद रखिएगा, कर्नाटका, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा है, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे। अब भूमि आवंटन, जैसे इसका जो आधार है, इसका आधार है आपका नवी मुंबई में जो राजस्थान भवन बनाया गया है। जैसा महाराष्ट्र में जो नवी मुंबई है वहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान भवन में, वहाँ पर राजस्थान की जो संस्कृति है, जो कलाकृति है वो वहाँ पर काफ़ी है। और वहाँ राजस्थान का जो एक, क्योंकि हम जानते हैं अगर 28 राज्यों की बात की जाए वर्तमान के, तो राजस्थान का अपना ही एक कला के लिए बड़ा महत्व माना जाता है। तो इसी तरह से जो आधार है, जो नवी मुंबई में जो राजस्थान भवन दिखता है हमें, वैसे ही ये जो 3 राज्य हैं जो मैंने आपको बताए थे, कर्नाटका, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को जो हमारे राजस्थान के
जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने पत्र लिखा है और पत्र में उन्होंने कहा है कि 3-3 हज़ार वर्ग मीटर भूमि का आवंटन राजस्थान को किया जाए और जिस तरह से वहाँ पर एक राजस्थान भवन की स्थापना की जाए। देखिए इससे और क्या फ़ायदा होता है, इससे जो संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान होता है और उससे क्या होता है, भारत एक अखंड भारत बनता है, राइट। तो इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है राजस्थान राज्य सरकार द्वारा, ये सराहनीय प्रयास है, राइट। अब इसी पेज नंबर 48 में हमें एक और न्यूज़ मिलती है, वो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की होगी शुरुआत। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत मिलते हैं। तो ये जो साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार की शुरुआत होने वाली है, आप समझ पा रहे होंगे इसमें जो पुरस्कार दिए जाएंगे वो किससे संबंधित दिए जाएंगे, वो साहित्य से संबंधित पुरस्कार दिए जाएंगे, राइट। और इसमें जो पुरस्कार दिए जाएंगे उसके नाम भी घोषित कर दिए गए हैं। ये 4 नामों पे दिए जाएंगे। एक है आपका श्री कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है, श्री कन्हैयालाल सेठिया, श्री कोमल कोठारी, ये आप देख पा रहे होंगे, डॉक्टर सीता लालस, ठीक है, और एक है आपके श्री विजय दान देथा के नाम पे पुरस्कार दिए जाएंगे। तो एग्जाम वाइज ये वाला सेक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें जो नोडल एजेंसी होगी, नोडल एजेंसी मतलब जो इसकी मुखिया होगी, ये जो ये पुरस्कार है, इनका जो वितरण होगा, इसकी जो भी प्रबंधन समिति होगी, यानी कि जो मैनेजमेंट देखेगा, वो कौन देखेगा, वो होगा राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। ये देखिए, राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, ये इसकी क्या होगी, नोडल एजेंसी, राइट। नोडल एजेंसी मतलब मैंने बता दिया है साधारण शब्दों में, मुखिया। और यहाँ पर जो एक प्रशासनिक विभाग जो इसका देखेगा, यानी कि प्रशासन से संबंधित जो भी मुद्दे होंगे, इस साहित्यिक पुरस्कार से जितने भी प्रशासनिक संबंधित मुद्दे होंगे वो कौन देखेगा, वो देखेगा प्रशासनिक विभाग जो कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व से संबंधित है, राइट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ठीक है, कला साहित्य सांस्कृतिक एवं पुरातत्व विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। ठीक है, तो नोडल एजेंसी कौन होगा, नोडल एजेंसी इसका राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर होगा। ठीक है, और उसका प्रशासन कौन देखेगा, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग। ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें बात की जाए कि जो इसमें पुरस्कार दिया जाएगा वो 11 लाख की नकद राशि दी जाएगी, प्रशस्ति दी जाएगी और इसमें एवं शाल प्रदान किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये मरणोपरांत भी दिया जाएगा, ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जाएगा। तो इस तरह के हमें प्रश्न दिखाई देते हैं, जैसे वो पुरस्कार पूछ लेते हैं और ये पूछ लेते हैं प्रश्न में कि ये मरणोपरांत दिया जाता है या नहीं दिया जाता है, राइट। तो यहाँ से आपके कुछ एग्जाम वाइज डेटा आपको मिलता है, राइट। तो जो नेक्स्ट हम देखेंगे उसे अगले लेक्चर में देखेंगे और मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा और आपने नोट्स बना के रखने हैं, राइट। तो यहीं से अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।